हेलो स्टूडेंट, मैं आज आप लोगों के सामने फिर एक नए टॉपिक जो कि वैद्युत रसायन से संबंधित है, गिब्स मुक्त ऊर्जा। गिब्स मुक्त ऊर्जा ये तुमको आज समझाऊंगा तथा दूसरा होगा उसी में गिब्स मुक्त ऊर्जा और सेल के EMF इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स अर्थात वैद्युत वाहक बल। गिब्स मुक्त ऊर्जा और सेल के EMF परिवर्तन के मध्य क्या संबंध होता है, ये तुमको आज बेटा समझना है, जो कि इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा। तो चलो फिर हम पहले तो जानते हैं कि गिब्स मुक्त ऊर्जा होती क्या है। गिब्स मुक्त ऊर्जा तो सबसे पहले हम सीखेंगे गिब्स मुक्त ऊर्जा या गिब्स मुक्त फ्री एनर्जी होती क्या है। तो जैसे हम एक सेल की बात करें, सेल की, जिसमें सेल मान लीजिए अपनी क्रियाएं दिखा रहा है, कैथोड पे कौन सी क्रिया हो रही है, एनोड पे कौन सी क्रिया हो रही है। तो तुम लोगों ने सीखा कि कैथोड से पर हमेशा इलेक्ट्रॉनों का त्याग होता है। तो हम बात करें, मान लीजिए ये कैथोड है, एक पात्र के अंदर कैथोड की क्षण है, ठीक है। मान लीजिए ये है जिंक की क्षण, Zn की क्षण। इधर एक दूसरा पात्र हमने बेटा लगा रखा है जिसमें एक क्षण है कापर की क्षण, ये है क्षण Cu की, क्षण Cu की विलयन कापर सल्फेट का, क्षण जिंक की और विलयन जिंक सल्फेट का। और मान लेते हैं कि यहाँ से भाई कैथोड है तो इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, त्याग करेगा। जब इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेगा तो ये हो जाएगा तुम्हारा क्या, कैथोड। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण होगा तो ये हो जाएगा एनोड। अब कैथोड और एनोड ये तो बस सेल की बात हो गई। अब बात करते हैं गिब्स मुक्त ऊर्जा का, इसमें क्या कार्य रहता है। तो जैसा कि तुमको पता है कि सेल पर कैथोड इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेंगे, एनोड इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेंगे। तो जिसे त्याग हो रहा है इलेक्ट्रॉनों का, तो ये इलेक्ट्रॉन किसके थ्रू कैसे जाएंगे, एनोड तक। तो भाई कोई तो ऊर्जा ऐसी होगी जिसके थ्रू कैथोड से इलेक्ट्रॉन एनोड की ओर जाते हैं, यहाँ त्याग होता है और ये ग्रहण करते हैं। तो वो एनर्जी हो गई गिब्स मुक्त एनर्जी। हम कह सकते हैं कि जब सेल अपना फंक्शन दिखा रहा हो, जब सेल में क्रिया हो रही हो, तब कैथोड से इलेक्ट्रॉन एनोड की तरफ जाते हैं, अर्थात कैथोड इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है, एनोड इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है। त्याग करना और ग्रहण करना, तो बात क्या होगी बेटा, एक से इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रोड पर जा रहे हैं, तो वहाँ कोई तो ऊर्जा होगी जिसकी सहायता से इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड में जा रहे हैं। तो वहाँ तुम कह सकते हो कि वो ऊर्जा है गिब्स मुक्त एनर्जी, जिसके थ्रू इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, जिसके थ्रू इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड की तरफ जाते हैं। तो इसमें तुम लिख सकते हो कि कोई सेल जो अपना फंक्शन दिखा रहा है, तो जब इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड की ओर जाते हैं तो वो इसकी सहायता से गिब्स मुक्त एनर्जी की सहायता से इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। तो मूव करने में जो ऊर्जा व्यय होती है, जो ऊर्जा खर्च होती है या जिस ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसी को कहते हैं गिब्स मुक्त एनर्जी। तो हो गई बेटा गिब्स मुक्त एनर्जी कि सेल जब अपना कार्य दिखा रहा है तो उसमें इलेक्ट्रॉनों का बहाव एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड की ओर होता है, इलेक्ट्रॉनों का बहाव एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड पर होता है, और उसमें जो एनर्जी व्यय होती है, जो जिस एनर्जी के द्वारा इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड पे जाते हैं, उसको कहते हैं गिब्स मुक्त एनर्जी, ठीक है।
बात हो गई गिब्स मुक्त ऊर्जा की। अब हम बात करेंगे गिब्स मुक्त ऊर्जा और सेल के EMF इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स अर्थात वैद्युत वाहक बल में क्या समझा। गिब्स मुक्त ऊर्जा तथा सेल के EMF इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स अर्थात बेटा कह सकते हो वैद्युत वाहक बल। गिब्स मुक्त ऊर्जा तथा सेल के EMF वैद्युत वाहक बल के परिवर्तन के मध्य संबंध। हम बात करेंगे डेनियल सेल की। जैसे डेनियल सेल से जो ऊर्जा प्राप्त हो रही है भाई, उसमें रासायनिक ऊर्जा का परिवर्तन वैद्युत ऊर्जा में होता है डेनियल सेल में। तो अगर हम बात करें कि डेनियल सेल से जो ऊर्जा प्राप्त हो रही है उसको हम लिखते हैं मात्रात्मक रूप में। मान लीजिए किसी सेल की बात ना करके यहाँ डेनियल सेल की बात करें तो डेनियल सेल से प्राप्त ऊर्जा को यदि हम मात्रात्मक रूप में लिखें तो कैसा समीकरण बनेगा। तो यहाँ लिख लेते हैं डेनियल सेल से की मात्रात्मक रूप से कार्य में डेनियल सेल से प्राप्त वैद्युत ऊर्जा की मात्रात्मक रूप से कार्य में परिवर्तन कर दिया जाए तो निम्न समीकरण प्राप्त होगा। तो इसमें बेटा ये हमने दिखाया है कि यदि किसी सेल से मान लीजिए वैद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा से वैद्युत ऊर्जा, ये परिवर्तन तो होते हैं, लेकिन बताया गया जो वैद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो रही है उसकी मात्रा को यदि हम समीकरण के रूप में जो मात्रात्मक रूप से कार्य में परिवर्तन करें भाई, उसका अगर कार्य के रूप में परिवर्तन करें तो कौन सा समीकरण हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां लिखते हैं W बराबर W ऊर्जा, तो यहां लिखते हैं विद्युत ऊर्जा W बराबर E जो सेल में हो रहा है E सेल इंटू N इंटू F। अब N तो हर सेल में इसका तुम जिक्र करोगे क्योंकि N जो रिलीज हो रहे हैं या मुक्त हो रहे हैं, त्याग कर रहा है सेल या फिर उनको ग्रहण कर रहा है, उनके इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और F क्या है, यहाँ पर F बेटा क्या है, फैराडे नियतांक जिसका मान 96,500 कूलम, 96,500 कूलम। और या फिर लिख सकते हैं इसको, इन दोनों सेल में प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा। तो अगर हम इसके लिए कार्य देखते हैं तो विद्युत ऊर्जा क्योंकि सेल में हो रहा है और उसमें कौन कौन से परिवर्तन, तो ये लिख सकते हैं W = E × N
इंटू एफ। तो यहाँ से हम सही सटीक फार्मूला लिखें बेटा, तो W जो क्या है विद्युत ऊर्जा, ये हो जाएगा NFE से। ये तुम्हारा बन गया एक समीकरण। इसमें लिख सकते हो जहां E तो ये W तो पता है, ये विद्युत ऊर्जा होगी जो कि सेल में हो रहा है, E सेल के लिए है, N इलेक्ट्रॉनों की संख्या और F हो जाएगा बेटा 96,500 कूलम। या तुम इसको कह सकते हो, ये तो मान के हिसाब से हो गया, F कह सकते हो फैराडे नियतांक, फैराडे नियतांक भी कह सकते हो, F फैराडे नियतांक। तो ये तुम लोग एक बार नोट कर लो, तब तक कि हम बताते हैं कि ये किस प्रकार ऊर्जा के रूप में कार्य करता है। ठीक है, तो यहाँ एक बार इसको मिटा देते हैं। अब बेटा ये वाला समीकरण लिखा रहने देते हैं, अब इसी से हम देखते हैं यानी तो स्थिर ताप एवं दाब पर अगर हम क्या करें बेटा, ताप और दाब को स्थिर कर दें, तो स्थिर ताप और दाब पर किसी प्रक्रिया में मुक्त ऊर्जा, किसी प्रक्रिया में मुक्त ऊर्जा बेटा है तो डेल्टा जी सेल द्वारा किए गए कार्य के बराबर होता है। सेल द्वारा किए गए कार्य के बराबर होता है। अभी हमने यहाँ पर बेटा बताया था कि जो NF है वो एक तरह का कार्य ही है जो कहाँ हो रहा, सेल में। तो यहाँ से एक फार्मूला तुम और लिख सकते हो, इसको अगर यहाँ से हम हटा दें, भाई ये अगर इसके बराबर है तो ये भी कह रहा है कि डेल्टा जी सेल द्वारा किए गए कार्य के बराबर होता है। तो यहाँ लिख सकते हैं डेल्टा जी इक्वल टू, इसके स्थान पे हम डेल्टा जी लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों क्या है आपस में बराबर, NFE। ये हो गया बेटा गिब्स मुक्त ऊर्जा का एक फार्मूला। अब हम तुमको थोड़ा और बताते हैं। कक्षा 11 में एक पाठ था तुम्हारे थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मागतिकी में बेटा ये बताया गया था यदि डेल्टा जी का मान, अब यहाँ थोड़ा ध्यान से देखना है, अब इसको मिटा, अगर डेल्टा जी का मान क्या हो, पॉजिटिव हो, प्लस में, ठीक है। अगर डेल्टा जी का मान पॉजिटिव है तो
क्रिया कैसी होगी? अस्वतः परिवर्तित क्रिया होगा, अस्वतः परिवर्तित। इसका मतलब बेटा ये हुआ कि अगर डेल्टा जी का मान प्लस में है तो ऐसी क्रियाएं स्वतः नहीं होंगी। इनको करने के लिए हमको बाहर से हीट या कोई एनर्जी या कोई ऊर्जा देनी ही पड़ेगी, ठीक है। तब ऐसी क्रियाओं के लिए हम कहेंगे वो अस्वतः परिवर्तित, अपने आप होने वाली नहीं है। और दूसरी कंडीशन बेटा कहते जी इक्वल टू जीरो, जी इक्वल टू जीरो, जी का मान जीरो। तो तुम अब एक पार्ट था साम्यावस्था इक्विलिब्रियम, वहां तुमने देखा था कि अगर अक्रिया ना आगे जा रही हो, ना फॉरवर्ड ना बैकवर्ड, ना मतलब ना आगे की ओर ना पीछे की ओर, ऐसी कंडीशन में तुम कहते हो बेटा कि अक्रिया क्या है? साम्य पर, साम्यावस्था। अक्रिया कैसी है बेटा? साम्यावस्था पर। तो G इक्वल टू, अगर G का मान निगेटिव है तो ये स्वतः परिवर्तित है। ऐसी क्रियाएं स्वतः परिवर्तित क्रियाएं, ऐसी यहां लिख लेना बेटा, क्योंकि सेल एक निकाय है। अब निकाय की बात करें तो तुमने 3 निकाय पढ़े हैं कक्षा 11 में, खुला निकाय, बंद निकाय, विलगित निकाय। तो ये क्या है? यह सिस्टम, जिसको तुम लोग सिस्टम कहते हो। तो सेल ए क्या है? सिस्टम है। सेल ए निकाय है। जिसमें ऊर्जा स्वतः परिवर्तित होती है। अब जब बात करेंगे बेटा अक्रिया स्वतः परिवर्तित होने की, तो यहां पर डेल्टा जी का मान माइनस में हो जाएगा बस। अतः मुक्त ऊर्जा अब कैसी होगी? ऋणात्मक होगी। सेल एक निकाय है जिसमें ऊर्जा स्वतः परिवर्तित होती है। ये हो गया जब स्वतः परिवर्तित, तो जी डेल्टा जी का मान कैसा हो जाएगा? अतः मुक्त ऊर्जा कैसी होगी? ऋणात्मक। अतः मुक्त ऊर्जा ऋणात्मक होगी। तो यहां बेटा कुछ नहीं करना है, डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई, बस यही तुम्हारा फार्मूला हो गया। गिब्स मुक्त ऊर्जा और सेल के ईएमएफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स अर्थात वैद्युत वाहक बल के ऊर्जा परिवर्तन में संबंध। ये गिब्स मुक्त ऊर्जा के लिए तुम लोग ये फार्मूला लिखोगे और कुछ नहीं तुमको करना है भाई। सवाल, क्योंकि सवाल मानक वाले पूछे जाते हैं। मानक गिब्स ऊर्जा किसे कहते हैं? मानक गिब्स ऊर्जा। तो इससे लिख लेना बेटा, इससे कुछ नहीं करना है। जहां कंडीशन आ जाए मानक स्थिति वाली, वहां ताप 25 डिग्री सेल्सियस अर्थात 298 केल्विन और दाब 1 वायुमंडल। इसको तुम लोग लिख लेना। अब हम बता देते हैं तुमको। मानक स्थिति में मानक स्थिति में, अब मानक स्थिति तुम ये भी लिख सकते हो
298 केल्विन ताप एक एटमॉस्फेरिक क्या होना चाहिए, वायुमंडलीय दाब, इस पर मानक स्थिति इसको कहेंगे भैया। अब यहां पर कुछ नहीं, मानक के लिए डेल्टा जी ना, ओके, और यहां कह देंगे -NF, और जहां ई सेल तुमने लिखा था बेटा E0 सेल, बस बन गया तुम्हारा मानक गिब्स ऊर्जा। मानक गिब्स ऊर्जा के लिए ये समीकरण। तो एक बार फिर से तुमको बता देते हैं, ये सेल जो ऊर्जा दे रहा है उसको हम एक उसकी मात्रा को, उसकी ऊर्जा को एक मात्रात्मक रूप में लिखे, एक समीकरण के रूप में लिखते हैं। तो फार्मूला बन जाता है W = ENF, और ENF हमने बताया था कि सेल एक निकाय है, या फिर इसको जब हम ऊर्जा, मुक्त ऊर्जा के रूप में लिखेंगे तो मुक्त ऊर्जा हमेशा बराबर होती है किसके, अभी से पहले बताया था, जो मुक्त ऊर्जा है वो क्या कहते हैं, सिर्फ वैद्युत ऊर्जा के बराबर होती है। मुक्त ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा के बराबर, तो जहां मान तुमने लिखा था W बराबर NFE, वहां पर तुम W बराबर लिख सकते हो डेल्टा जी, या फिर डेल्टा जी इक्वल टू लिख सकते हो NFE, ये फॉर्मूला लिख सकते हो। अब तुमने देखा सेल एक निकाय है जिसमें ऊर्जा स्वतः परिवर्तित होती है, तो इसमें जो अब स्वतः परिवर्तित के लिए हमने बताया डेल्टा जी का मान हमेशा ऋणात्मक होता है। तो यहाँ बेटा हमने क्या कर दिया, केवल माइनस कर दिया, बस। ये थी गिब्स ऊर्जा के लिए, गिब्स मुक्त ऊर्जा। और जब हम सवाल तुम्हारे में पूछा जाता है मानक गिब्स ऊर्जा के रूप में, तो बेटा हम कह सकते हैं मानक स्थिति में ताप को 273 होता है 0 डिग्री पर, 273 में 25 हमने जोड़ा होगा, 298, अच्छा, अर्थात 25 डिग्री सेल्सियस पर, या फिर केल्विन बात करें 298 केल्विन ताप पर, और एक वायुमंडलीय दाब पर बात करेंगे, तो ये फार्मूला तुम्हारा बन जाएगा। और यही फार्मूला, अब इसी फार्मूले से हम लोग अब सवाल लगाएंगे। कैसे सवाल पूछे जाते हैं, तो चलो हम तुमको सवाल बताते हैं। ये फार्मूला अब यूज होगा। निम्न सेल में संपन्न होने वाली अभिक्रिया के लिए मानक गिब्स ऊर्जा, या फिर ये भी लिखा हुआ हो सकता है मुक्त ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए। निम्न सेल में संपन्न होने वाली अभिक्रिया के लिए मानक गिब्स ऊर्जा या फिर मुक्त ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए। और है क्या, Zn यह सॉलिड है और इससे ये परिवर्तित हो रहा है Zn++, ये ऐसा सवाल में दिया है। और फिर है Cu++, तो ये हो गया बेटा इक्वस, जलीय अवस्था, और ये भी हो गया क्या, इक्वस, और इधर है Cu। ऐसा जो फार्मूला है वो तुम्हारे में दिया है। और क्या दिया है, दिया है भाई E0 दिया है, E0 से ये दिया है Zn++, Zn के लिए ये बराबर दिया है -0.76 वोल्ट।
और इसके लिए दिया है, इस वाले के लिए Cu प्लस प्लस से जब Cu में बदला होगा तो यहां पर दिया है प्लस का 0.34 वोल्ट, ऐसा दिया है। और यहां से एक फार्मूला हम और निकाल सकते थे, F का मान। F का मान सब लोग जानते हैं 96,500, ठीक है। ये इतना हमारे पास है। अब हम देखो कैसे लगाते हैं सवाल को। तो इसमें बेटा ज्ञात करना डेल्टा G नॉट, ये होता है -NF E नॉट से, ये फार्मूला अपना होता है, ज्ञात करना ये है। अब अपन को पहले ज्ञात करते हैं n, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां से हम देखते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे ज्ञात करेंगे भाई, जब Zn प्लस प्लस, या फिर हम देखते हैं Zn और इधर भैया है Cu प्लस प्लस, क्या किया होगा, या फिर अलग अलग करके दिखा, नहीं ऐसे दिखा कि Zn ऐसे दिखाओ। यहां पर बेटा Zn में 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त किए होंगे, ठीक है। फिर दूसरे केसेस में देखते हैं, इस वाले में कि Cu प्लस प्लस ये बदल गया Cu में, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन क्या किए होंगे, इसके ले लिए होंगे ऐसे। तो इस इलेक्ट्रॉन से अगर इसको काट दें, या फिर ऐसे देखते हैं कि यहाँ पर n बराबर 2 आ रहा है, n बराबर 2 आ रहा था, 2 इलेक्ट्रॉन अब क्रिया में भाग ले रहे हैं। और होता क्या है, यही मात्रा होती है अब क्रिया में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉनों के लिए हम मान लिखते हैं। तो यहाँ n हो गया। E नॉट चलो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो E नॉट के लिए फार्मूला होता है E नॉट बेटा होता है, E नॉट सेल के लिए होता है E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड। कुछ नहीं करना, एकदम सरल से सवाल है। अब क्या करेंगे, कैथोड पे कौन सी क्रिया हो रही, एनोड पे कौन सी क्रिया, ये एनोड ये कैथोड पे यहां लिख देंगे हम, ये वाला कैथोड पे ये इलेक्ट्रॉनों को ले, तो ये यहां लिख देते हैं ये प्लस का 0.34, फिर माइनस ये वाला, और ये माइनस तुम्हारे पास है 0.76, दोनों में किसमें वोल्ट। अब यहां देखते हैं 0.34, अब ये हो जाएगा किसका, प्लस का हो जाएगा 0.76। अब 6 4 10 0, 6 4 10 के 0, 6 5 11 और 6 7 3 10 1 11, 1.1 वोल्ट, 1.1 वोल्ट, ये हो गया 1.1 वोल्ट। अब फार्मूले में सीधे रख देते हैं, बस फार्मूले में सीधा पुट कर दो बस। तो यहां से देखो ये वाला फार्मूला लगाते हैं, G नॉट इक्वल टू, यहां पर रख देते हैं माइनस, ये n के स्थान पे माइनस का 2, f के स्थान पे रख दो बेटा 96,500 इंटू E नॉट के स्थान पे ये 1.1। एक चीज और, इसका मान हम यहां भले ही इसे फार्मूले में माइनस में रखते हैं, लेकिन जो इसका कार्य का मान, कार्य का जो इसकी जो कार्य आएगी अर्थात इसकी जो ऊर्जा आएगी वो माइनस में नहीं आएगी बेटा, हमेशा चीज ध्यान रखना। तो इसका गुणा कर दो, 2 जीरो पहले लगा लेते हैं, 5 दूनी 10 के 0, 6 दूनी 12, 1 13 के 3, हासिल 1, 9 दूनी 18, 1 19 हो गया।
इंटू 1.1। अब देखो इसको थोड़ा और सरल कर देते हैं, कैसे? 1 2 3 4 5, हम लिखते हैं 1.93 इंटू 10 की पावर 5। अब 1.1, अब इससे गुणा करो, कितना आएगा भाई? 11 3 33 और 11 9 99, 1 2 3 103, 3 हो गया, हासिल 10 और 11 एकम 11 और 10 21। 1 2 3, 3 अंक के बाद यहाँ दशमलव लगा दो, 1 2 3 और इंटू 10 की पावर 5 और ऊर्जा है जैसे आप जूल लिख दो, जूल। ये तुम्हारा हो गया आंसर। भाई ये तुम्हारा सवाल दिया था कि निम्न सेल में संपन्न होने वाली क्रिया के लिए मानक ऊर्जाधार ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए। तो ये पूरा दिया है भाई, ये तुम्हारे सवाल में दिया है। तो यहाँ से ये फार्मूला लगा देंगे। फार्मूले से पहले भैया हमको ज्ञात करना है n, तो n यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अर्थात ये 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर रहा है, ये 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो अब क्रिया में 2 इलेक्ट्रॉन इधर उधर अर्थात भाग ले रहे हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब फिर हम निकालेंगे ई नॉट के लिए हम जो कैथोड पे भैया जो कैथोड पे हो रहा है, कैथोड वाले से एनोड वाले को क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो यहाँ हमने कैथोड वाले से एनोड वाले को घटा दिया गया, 1.1 वोल्ट आ गया। अब तुम्हारा n आ गया, ई नॉट आ गया और तुम्हारा f पहले से पता था, यहाँ पूरा रख के हमने हल कर दिया। ठीक है, तो आज से ये जो तुम्हारा लेसन 3 था वैद्युत रसायन, ये पाठ समाप्त हो गया।